नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनिए अपनों के शुभ चिंतक कहानी का छठा भाग। नम्रता सोचने लगी, उसे याद आने लगा पुराने दिनों की बात है। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक रोज घर में मेरा जन्मदिन मना रहे थे। घर में बहुत उल्लास का माहौल था। अगल बगल तथा पास पड़ोस वालों के साथ साथ बहुत से आत्मीय परिजन भी जमा हुए थे। मौका वैसा था कि 10-12 मोमबत्तियों को एक साथ एक ही फूंक में बुझाने थे, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकी। केवल 3-4 ही बुझा सकी थी। तभी किसी ने पीछे से कह दिया, कोई बात नहीं, जब नम्रता इस बार फूंक मारेगी तब हम लोग भी पीछे से एक साथ फूंक मार देंगे ताकि एक साथ सभी मोमबत्तियां बुझ जाएं। ऐसा करते समय मोमबत्तियां जलाते वक्त किसी बच्चे ने टेबल को हिला दिया और जलती हुई मोमबत्तियां टेबल पर गिर गई। मैंने उसे उठाने का प्रयास किया तो मेरा हाथ जल गया। जलन के मारे मैं चिल्लाती रही। तभी मेरी दादी जी आई और कहने लगी, अरे हमारी बिटिया क्यों रो रही है? तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना, तुम्हें तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ना, ऐसे बच्चे रोते नहीं हैं। इतनी छोटी सी घटना से विचलित होने से कैसे चलेगा? तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। सभी लोग दादी जी के सुर में सुर मिलाते रहे और तालियां बजाते रहे। तब से लोग मुझे डॉक्टर नम्रता कहकर बुलाने लगे और तब से सभी के जुबां पर एक ही रट लगा रहता है, हमारी बिटिया तो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। और समय के साथ साथ सभी के मन में यही बात धर कर बैठी कि नम्रता अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेगी। और यही हुआ कि सभी के आशीर्वाद से आज मैं एक बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ। परंतु पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे मन में ऐसा लगता है कि शायद मेरा डॉक्टर बनना मेरे तथा परिवार वालों के लिए एक अभिशाप बन गया है। समय के साथ साथ मुझे भी घर परिवार बसाना है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। और यहीं पर हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नम्रता सोचने लगी, अगर मेरा बस चलता तो मैं शादी से इनकार कर देती। आज 4-5 वर्ष से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, परंतु आज तक रिश्ता नहीं मिला। पता नहीं क्यों। मेरे माता पिता क्या चाहते हैं वह तो उन्हें ही मालूम है। मैं कभी शादी करने को उतावली नहीं हुई। मैं कभी मैट्रिमोनियल साइट पर भी नहीं बैठती। यह काम तो मेरी माँ ही करती है। कभी कभी पापा जी भी देख लेते हैं। कभी कभी माँ मुझे लड़के का फोटो दिखा देती, मैं देख लेती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। कभी कभी मुझसे कमेंट्स पूछते तो मैं कहती, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी लड़कों की फ़ोटो माँ मुझे दिखाती है सचमुच वह सारे बिल्कुल छटे हुए प्रोफाइल वालों की फ़ोटो होती है जो मुझसे बिल्कुल मैच करते हैं। परंतु पता नहीं क्यों बात नहीं बनती। 2-4 बार कन्वर्सेशन होने के पश्चात उनकी तरफ से कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। पता नहीं क्यों। मेरी माँ को ही पता होगा। अब तो सारा विषय मौसी जी के हाथों में सौंप दिए हैं। नम्रता अपनी माँ निहारिका और भाई वरुण के साथ अपने घर वापस आ गई और अगले दिन से ड्यूटी में लग गई। वहाँ के एक बड़े सरकारी अस्पताल में नम्रता नौकरी करती है। वह अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गई तथा सभी डॉक्टरों से हंसी मजाक तथा बातें करके उसका समय बीत जाता है। शाम को घर में लौटने के पश्चात भी किसी से कोई खास वार्तालाप किए बगैर वह अपने कमरे में आराम करने को चली जाती है और सोचने लगती है, वरुण भी बड़ा हो गया है। इस समय घर के सभी लोग मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि मेरी शादी करवाए बगैर वरुण की शादी नहीं करवा सकते। वरुण अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। वह बेंगलुरु में रहता है
उसे अच्छा पैकेज मिलता है। इस समय उसकी शादी करवाना आवश्यक है। उसे अच्छी सी एक लड़की मिल सकती है, वह भी पढ़ी लिखी तथा कोई अच्छी सी नौकरी करती हो। क्या पता वरुण को किसी से प्यार हो गया हो, कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। जमाने के साथ साथ बहुत से लड़के लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो मेरे माता पिता को बहू ढूंढने को मेरी तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ कह भी नहीं सकते, क्या पता मेरी माँ उसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं, जिसे वरुण प्यार करता हो। अभी इस वक्त कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु यह बात तो बिल्कुल सही है कि अब तक मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, ताकि उनको एक चिंता से तो मुक्ति मिल जाती। अगले दिन रोज की तरह नम्रता अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल जाती है। घर में खड़ी कार से ही नम्रता अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। ड्राइवर को कहकर अपने साथ जाने को मना कर देती है और कहती है, दीपक भैया, आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव करके चली जाऊंगी, आप तो घर में ही रहो। कार को अस्पताल की पार्किंग में खड़ी करके नम्रता पार्किंग से निकल ही रही थी कि अचानक डॉक्टर विनीता के साथ मुलाकात हो जाती है। वह भी अपनी कार को पार्किंग में लगाकर निकल रही थी। दोनों ने आपस में हाय हेलो करने के पश्चात विनीता कहने लगी, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी जाकर तुम्हें ढूंढ कर आई हूँ, तो पता चला कि तुम छुट्टी पर हो। क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या? जवाब में नम्रता कहती है, नहीं यार, वैसे ही कुछ दिन छुट्टी कर ली थी। तभी विनीता कहती है, तबीयत तो ठीक है ना? जवाब में नम्रता मजाकिया लहजे में कहती है, जो भी है तुम्हारे सामने हूँ, देख लो, परंतु यह बता कि तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी, कोई खास बात है क्या? विनीता थोड़ा मजाकिया लहजे में कहने लगी, हाँ भाई, जीजाजी आने वाले हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए नम्रता कहती है, जीजाजी? किसके, मेरे या तुम्हारे? हंसते हुए विनीता कहती है, अरे भाई तुम्हारे, मेरा तो पति होगा, मतलब मेरा हस्बैंड। नम्रता फिर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है, तेरी शादी कब हुई है? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। विनीता भी मजाकिया लहजे में कहती है, तभी तो तुझे ढूंढ रही हूँ। जवाब में नम्रता कहती है, इसका मतलब तू उनसे मेरा परिचय करवाना चाहती है। कोई बात नहीं, ले आना, या तू कहेगी तो मैं उसी जगह पर, मतलब कि पार्क कहें या कैंटीन में, कहीं पर भी आ जाऊंगी, उसमें क्या है? जीजाजी से मिलना होगा ना, मैं आ जाऊंगी। विनीता कुछ देर तक चुपचाप नम्रता की ओर ताकती रही और सोचने लगी, आज नम्रता कितनी खुश दिखाई दे रही है। उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, सदा यूं ही चुपचाप रहती है, और आज इतनी सी बात पर कितनी खुश और हंसने लगी, तो उसके खुद की शादी पर उसे कितनी खुशी होगी। तभी विनीता कहने लगी, अरे भाई, अभी नहीं, मैं तो अभी केवल मेरी शादी की बात कर रही हूँ। पहले मेरी शादी तो हो जाए, फिर तुम्हें उनसे मुलाकात करवाऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी कि मेरी शादी होने की खबर तुम्हें बताऊं और तुम्हें इनविटेशन कार्ड दूं, ताकि तुम मेरी शादी में जरूर आ सको। मेरी शादी में तुम भी उपस्थित रहकर आनंद लेना, साथ में मुझे भी बहुत खुशी होगी। तुम अपने साथ अपने पूरे परिवार को भी लाना, हम सभी को अच्छा लगेगा। मेरे माता पिता को भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। बातों बातों में दोनों अस्पताल की ओर चलने लगी। ऐसे में नम्रता कहने लगी, तो विनीता, हमारे होने वाले जीजाजी, मेरा मतलब तुम्हारी ससुराल कहाँ पर होगी?
जवाब में विनीता कहती है, वैसे तो मेरी ससुराल वाले सभी लखनऊ में रहते हैं, परंतु मेरे होने वाले हस्बैंड अभिसार फिलहाल दिल्ली में ही एम्स में हैं। डॉक्टर अभिसार फिलहाल वहां पर एमडी के थर्ड ईयर में हैं। उससे पहले भी वह एम्स में ही नौकरी कर रहे थे। अब तो लगता है कि वहां पर ही रह जाएंगे। तभी नम्रता कहती है, फिर तुम क्या करोगी? वहां पर चली जाओगी या यहीं पर रहोगी? जवाब में कुछ दुविधा भरे लहजे में विनीता कहती है, मुझे भी तो वहां दिल्ली में ही रहना होगा। शादी के बाद तो यहाँ से चले ही जाना होगा। नम्रता समर्थन करते हुए कहती है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो गई तब तो यहाँ से नौकरी छोड़कर तुम्हें भी दिल्ली में ही रहना होगा। उत्साह भरे लहजे में विनीता कहने लगी, यह तो बड़ा ही स्वाभाविक विषय है। शादी के बाद पति के साथ रहना होगा तो यहाँ की नौकरी छोड़कर दिल्ली में ही रहना होगा। वैसे भी हमारे जैसों के लिए नौकरी की क्या मुश्किल है। अगर एम्स में नहीं मिली तो कोई बात नहीं। सफदरगंज है, राम मनोहर लोहिया है, गुरु गोविंद देव जी अस्पताल है, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, कहीं पर भी नौकरी कर लेंगे। नहीं तो बहुत से प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सहमति जताते हुए नम्रता कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा। शादी करने के बाद तो जहाँ पर हस्बैंड रहेगा वहाँ पर ही रहना होगा। नौकरी तो कहीं पर भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 2-4 दिनों में सभी जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं। इतने में विनीता कहती है, देखो हमने तो कैसी कैसी परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट किया है। फिर एक बार और सही, क्यों? हंसकर नम्रता विनीता की बातों का समर्थन करते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वार्तालाप के बीच दोनों चलते रहे और अस्पताल की गैलरी तक पहुंच गए। तब नम्रता कहती है, अच्छा विनीता, अब तो हमें जाना होगा, फिर मिलते हैं। ऐसे में विनीता कहती है, एक काम करते हैं, लंच ब्रेक में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कैंटीन में बैठकर एक साथ कॉफ़ी पी लेंगे, वहाँ पर बैठकर बातें करेंगे। नम्रता सहमति जताते हुए कहती है, ठीक है, तुम आ जाना। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर चली जाती है। नम्रता मन ही मन सोचने लगी, विनीता कितनी खुश है, उसकी शादी होने वाली है। मैंने तो पूछा भी नहीं कि कब शादी है, उसने भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कहेगी, क्या करना है। वह खुश रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा है, खुशी खुशी उसकी शादी हो जाए, और क्या चाहिए। उसका घर बस जाएगा, साथ में उसके घर वालों की चिंता भी खत्म हो जाएगी। पूरा दिन पेशेंट के बीच में उलझ कर रह गई नम्रता। उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसका समय बीत गया और अचानक सामने विनीता को देखकर चौंक गई और अपने घड़ी की ओर देखने लगी। ऐसे में एकाएक उसके मुंह से निकल गया, अरे कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। तब विनीता कहने लगी, लगता है आज पेशेंट ज़्यादा रहे हैं। जवाब में नम्रता कहती है, हाँ आज कुछ ज़्यादा ही थे। वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि दिन प्रतिदिन पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं और यह बेचारे भी कहाँ जाएंगे। तभी विनीता कहती है, यहाँ तो फिर भी कुछ ठीक है, दिल्ली में तो ऐसा हाल है कि क्या बताऊँ। वहाँ पर तो इतनी भीड़ है, मुझे कई बार वहाँ के अस्पताल में जाना पड़ा। असल में मेरी कजिन ब्रदर वहाँ पर है, उनसे मिलने कई बार मैं एम्स में गई हूँ, तो वहाँ पर ऐसी हाल है कि क्या बताऊँ। वहाँ पर कितने भी डॉक्टर हो, मानो कि फिर भी
भीड़ के बीच में वह बहुत ही सामान्य है। डॉक्टर लोग दिन रात लगे रहते हैं। वहाँ पर तो डॉक्टरों को श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। उस तुलना में तो यहाँ पर फिर भी ठीक है। तभी मजाकिया लहजे में नम्रता कहती है, तब तो मुझे दिल्ली में तकलीफ उठानी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।